क्या आप भी अपने म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट पे 1 से 2% का एडिशनल कमीशन पे कर रहे हैं? या फिर ऐसा है कि आप ये कमीशन पे कर रहे हैं और आपको पता भी नहीं है? अगर आप ये सोचते हैं कि ये 1 से 2% का जो कमीशन है, वो नेग्लिजिबल है और इसको सोच के आप इसे इग्नोर कर रहे हैं, then probably you are making a mistake. Hi, my name is Roshan Ray. I welcome you to my channel, Mind Your Money. आज मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ, अगर आप म्यूचुअल फंड में ऑलरेडी इन्वेस्ट करते हैं और आप ये नहीं जानते कि आप 1 से 2% का एडिशनल कमीशन पे कर रहे हैं अपने इन्वेस्टमेंट पे साल दर साल, तो आप उसको कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं एंड उस मिस्टेक को कैसे करेक्ट कर सकते हैं। आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने का अगर सोच रहे हैं तो वो क्या मिस्टेक्स है जो आपको नहीं करनी चाहिए, जो कि ओवर ईयर्स आपके रिटर्न को काफ़ी इन्हांस कर सकता है। एंड अगर आप ये सोच रहे हैं कि 1-1.5-2% का जो एडिशनल चार्ज कमीशन की बात मैं कर रहा हूँ वो काफ़ी कम है, ऐसा समझ के आप उसको इग्नोर कर रहे हैं, तो आप एक मिस्टेक कर रहे हैं जिसका रियलाइजेशन आपको काफ़ी टाइम बाद होगा। और जब आपको ये रियलाइजेशन होगा कि वो इग्नोरेंस आपके लिए कितना भारी पड़ा, तो आप सोचेंगे आपने ये क्या किया। इसके लिए मैं आपके साथ एक डेटा शेयर करूंगा, रियल म्यूचुअल फंड का डेटा। और जब आप उसके डिफरेंस को देखेंगे कि अगर एडिशनल 1.5% का रिटर्न ऐड होता है वर्सेस दूसरे तरीके से जिसमें वो एडिशनल 1.5% का रिटर्न ऐड नहीं है, तो 10 साल, 15 साल और 20 साल के पीरियड में ये कितना डिफरेंस दिखता है रिटर्न में। क्योंकि बात ऐसी है कि ये 1-1.5% या 2% का जो कमीशन है ये वन टाइम नहीं है। अगर आप एसआईपी के जरिए इन्वेस्ट करते हैं तो आपके हर एक एसआईपी में के इन्वेस्टमेंट में से ये कमीशन जाता है। आपने पिछले साल जो इन्वेस्ट किया उसमें से भी ये कमीशन जाता है। आपका जो रिटर्न बना है ओवर पीरियड ऑफ टाइम, उस रिटर्न में से भी ये कमीशन जाता रहता है। और ये तब तक जाता रहता है जब तक आप इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू रखते हैं, यानी कि आप पैसा इन्वेस्ट करके रखते हैं, चाहे आप उसमें फर्दर और इन्वेस्ट करें या ना करें। लेकिन अगर आपका इन्वेस्टमेंट है किसी भी फंड हाउस के साथ, तो ये कमीशन का पैसा हमेशा ही कटता रहता है। इसलिए इसको जानना, समझना और इस मिस्टेक को करेक्ट करना बहुत ज़रूरी होता है फॉर योर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, जिसमें कि आप अपने रिटर्न को इंक्रीज कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपके साथ मैं एक डेटा शेयर करता हूँ जिसमें मैंने एक अजम्पशन लिया है 13% रिटर्न का, जो कि इस मिस्टेक, सो कॉल्ड मिस्टेक के साथ मिल रहा है। और अगर कोई इन्वेस्टर इस मिस्टेक को नहीं करता है तो उसमें मैंने 1.5% का और रिटर्न ऐड कर दिया, यानी कि 14.5% का रिटर्न। और जैसा कि आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये पहला एग्जाम्पल है वन टाइम इन्वेस्टमेंट यानी लमसम इन्वेस्टमेंट का। 10 लाख रुपए को एक इन्वेस्टर अगर इन्वेस्ट करता है 10 साल के लिए, तो 13% जो कि रेगुलर कैगर आपको दिख रहा है, उसमें ये लगभग 34 लाख रुपए बनता है। और इस मिस्टेक को ना करके 14.5% कैगर के साथ ये 39 लाख रुपए बनता है। और इसको अगर आप 15 एंड 20 ईयर्स के पीरियड में देखेंगे तो ह्यूज डिफरेंस, 20 ईयर के पीरियड में 1 करोड़ 15 लाख के बजाय 1 करोड़ 50 लाख रुपए बनते हैं, यानी कि 35 लाख रुपए का एडिशनल गेन केवल एक मिस्टेक को अवॉइड करके। अच्छा, अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप वन टाइम इन्वेस्टर नहीं है, 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करके ही ये डिफरेंस दिखता है या उसका इम्पैक्ट दिखता है, तो आप ये दूसरा एग्जाम्पल देखिए जिसमें मैंने एसआईपी के इन्वेस्टमेंट का एग्जाम्पल लिया। एसआईपी 10,000 रुपए का एसआईपी आज के कॉन्टेक्स्ट में बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है। हर एक महीने सेम रिटर्न का एजम्पशन 13% एंड 14.5%। तभी भी 10 साल, 15 साल और 20 साल के पीरियड में ये डिफरेंस काफ़ी है। 20 साल के टाइम होराइजन में 1 करोड़
3 लाख रुपए के बजाय 1 करोड़ 24 लाख रुपए का डिफरेंस है, यानी रिटर्न है, यानी कि लगभग 21 लाख रुपए का एडिशनल गेन इस मिस्टेक को अवॉइड करके कोई इन्वेस्टर बना सकता है। 15 साल में भी आप देखेंगे लगभग 8 से 9 लाख रुपए का डिफरेंस है, और 10 साल में कम है, 2 लाख रुपए के आसपास का डिफरेंस है। लेकिन चाहे वो 2 लाख हो, 10 लाख हो, या फिर 35 लाख 35 लाख रुपए हो, आप क्यों ये पैसा गंवाना चाहेंगे? अगर आपके पास ऑप्शन है कि आप इससे बचा सकते हैं, तो डेफिनेटली आपको बचाने के बारे में सोचना चाहिए। यही मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं कि आप इसको कैसे अचीव कर सकते हैं। अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैंने अजम्पशन के बेसिस पे आपको रिटर्न कैलकुलेट करके डिफरेंस दिखाया है, ताकि आप ये समझे कि ये मिस्टेक्स अवॉइड करने से रिटर्न कितना इन्हांस होता है, तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपके साथ एक एक्चुअल डेटा शेयर करता हूं। और ये फंड है SBI मैग्नम मिड कैप फंड। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, आज से लगभग ठीक 20 साल पहले ये फंड लॉन्च हुआ था, और एज पर SBI म्यूचुअल फंड डेटा उस समय से लेके अभी तक इसने 16.37% का रिटर्न दिया। उसके बाद इस 16.37% रिटर्न के बेसिस पे मैंने ये कैलकुलेशन किया है, 5,000 रुपये मंथली SIP 16.3% रिटर्न एक्सपेक्टेशन जो दिया है इस फंड ने, और 20 साल में टोटल पैसा एक इन्वेस्टर इन्वेस्ट करता है 12 लाख रुपए, और उसको 66 लाख रुपए का रिटर्न बनता है, और टोटल उसका वैल्यू होता है आज के डेट में 78.6 लाख रुपए। वहीं अगर इसमें आप केवल 1.5% ऐड कर दे, तो 78 के बजाय 93 लाख, ऑलमोस्ट 94 लाख रुपए बनता है। और आप इसमें डिफरेंस देखिए कितना ज्यादा डिफरेंस है, 15-16 लाख रुपए का डिफरेंस है। तो केवल ये हाइपोथेसिस नहीं है, एक्चुअल फंड के डेटा है ये। और इसको आप देखिए कि कैसे एक इन्वेस्टर आज से 20 साल पहले वो मिस्टेक ना कमिट किया होता, तो उसका रिटर्न कितना इंप्रूव होके मिलता, कितना बढ़ के मिलता उसको। ये तो बात हो गई कि मिस्टेक्स अवॉइड करने से रिटर्न कितना इन्हांस होता, या हो सकता है इन फ्यूचर में अगर आप अभी इन्वेस्ट कर रहे हैं। लेकिन उसके लिए जरूरी है कि इस मिस्टेक को आइडेंटिफाई कैसे करें, कि क्या आप सच में 1 से 2%, 1.5% का कमीशन पे कर रहे हैं। इसका आंसर जानने के लिए जरूरी ये है जानना कि हम म्यूचुअल फंड के किस तरह के स्कीम्स के बारे में बात कर रहे हैं। आपको स्क्रीन पे कुछ स्क्रीनशॉट देख के शायद आइडिया लग गया हो, अगर नहीं तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा, जब कभी भी कोई भी म्यूचुअल फंड हाउस इंडिया में किसी भी म्यूचुअल फंड स्कीम को लॉन्च करता है, तो एज पर सेबी रेगुलेशन उनको 2 तरह के ऑप्शंस देने पड़ते हैं इन्वेस्टर को इन्वेस्ट करने के लिए। पहला ऑप्शन है डायरेक्ट प्लान, और दूसरा ऑप्शन होता है रेगुलर प्लान। और ये जो डायरेक्ट एंड रेगुलर प्लान का गेम है, यही वो कमीशन एक में जाता है, दूसरे में नहीं जाता है। सारा गेम इस प्लान का ही है, रेगुलर प्लान वर्सेस डायरेक्ट प्लान का। डायरेक्ट प्लान में एक्चुअली जो एक्सपेंस रेशियो होता है वो काफी कम होता है कंपेयर टू रेगुलर प्लान, क्योंकि डायरेक्ट प्लान में म्यूचुअल फंड कंपनीज को उनके डिस्ट्रीब्यूटर को कोई कमीशन पे नहीं करना पड़ता है। तो इसके वजह से डायरेक्ट प्लान में जो एक्सपेंस रेशियो होता है वो काफी कम होता है। अगर आप सोच रहे हैं ये एक्सपेंस रेशियो क्या होता है, तो म्यूचुअल फंड मैनेजर्स को हायर करते हैं, उनके ऑफिस होते हैं, उनके और भी एक्सपेंसेस होते हैं। तो उस एक्सपेंस को कवर करने के लिए, प्लस वो एक कंपनी है तो उनको प्रॉफिट भी कमाना है, तो उसके लिए म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट पे उनका एक चार्ज कस्टमर से चार्ज करते हैं, आपके हमारे जैसे इन्वेस्टर से। तो उसको हम एक्सपेंस रेशियो कहते हैं, जो कि रेगुलर प्लान में काफी कम होता है, सॉरी डायरेक्ट प्लान में काफी कम होता है, और रेगुलर प्लान में ये काफी ज्यादा होता है। और वही डिफरेंस जो मैं 1, 1.5 और 2% की बात कर रहा हूं, वो एक कमीशन है जो ये म्यूचुअल फंड कंपनी अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स को देते हैं। आगे बढ़ने से पहले क्विकली आपके साथ कुछ
एक्सपेंस रेशियो का डिफरेंस शेयर करता हूँ। सो ये देखिए, कोटक महिंद्रा का डेटा है। उसमें रेगुलर प्लान, जिसको मैंने रेड बॉक्स में हाईलाइट किया है, और डायरेक्ट प्लान, जिसको मैंने ब्लू और ग्रीन बॉक्स में हाईलाइट किया है, आप उसका डिफरेंस देखेंगे, 1.54% से लेके 1.67% का एडिशनल चार्ज है रेगुलर प्लान में। सिमिलरली अगर आप एसबीआई का डेटा देखेंगे, उसमें भी मोर और लेस यही कहानी है। एचडीएफसी 1.28% से लेके 1.34% का एक्सपेंस रेशियो ज़्यादा है रेगुलर प्लान में। सो आप देखिए 1.85% वर्सेस 0.51%, लगभग 1.3% का डिफरेंस है। और ये किसी एक म्यूचुअल फंड हाउस का कहानी नहीं है, लगभग हर एक म्यूचुअल फंड हाउस में ये डिफरेंस है, क्योंकि ये उनके बिजनेस करने का ऑपरेटिंग मॉडल यही है। अदरवाइज वो अपने डिस्ट्रीब्यूटर को पैसा कहाँ से देंगे। बट क्या एज एन इन्वेस्टर आपको मुझे वरी करना चाहिए? मेरा आंसर है नहीं। अगर हम खुद से इस चीज़ को मैनेज कर सकते हैं, देन मुझे लगता है हमें वरी करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये डिस्ट्रीब्यूटर कौन है, तो ये डिस्ट्रीब्यूटर कोई भी हो सकता है। आपका बैंक, जो आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए इन्फ्लुएंस करता है, या फिर आपके घर पे आने वाला एलआईसी का एजेंट, वो भी आपको इन्फ्लुएंस कर सकता है। तो इस तरह के कोई भी लोग, चाहे वो एलआईसी का एजेंट हो, बैंक का स्टाफ हो, या इंडिविजुअल इन्वेस्टमेंट एडवाइजर हो, जो कि आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के बारे में बताता है, आपसे फॉर्म साइन करवाता है, और आपका फॉर्म ले जाके म्यूचुअल फंड ऑफिस में सबमिट करता है, तो आपके बिहाफ पे जो काम कर रहा होता है, इसके बदले वो आपसे कमीशन के फॉर्म में या फिर एक्सपेंस रेशियो के फॉर्म में चार्ज करता है। तो आप ये हमेशा ध्यान रखें कि जब ये लोग आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के बारे में बता रहे हैं, तो आपका इन्वेस्टमेंट डायरेक्ट फंड में कभी नहीं जाएगा, डायरेक्ट प्लान में कभी नहीं जाएगा, हमेशा रेगुलर प्लान में जाएगा, और आप एडिशनल चार्ज पे करना शुरू कर देंगे। अब बात आती है कि आप आइडेंटिफाई कैसे करें कि क्या आप रेगुलर फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं या फिर डायरेक्ट प्लान में इन्वेस्ट कर रहे हैं, रेगुलर प्लान या डायरेक्ट प्लान में। तो अगर आप करेंटली इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो आपके पास एसएमएस आता होगा कि इस डेट को इतने पैसे का इन्वेस्टमेंट हो गया है। आप उस एसएमएस को ध्यान से पढ़ेंगे तो उसमें लिखा हुआ आएगा, या तो DIR यानी डायरेक्ट का शॉर्ट फॉर्म लिखा हुआ आएगा अगर डायरेक्ट प्लान में इन्वेस्ट हो रहा है, या फिर REG रेगुलर का शॉर्ट फॉर्म लिखा हुआ आएगा अगर आपका इन्वेस्टमेंट रेगुलर प्लान में जा रहा है। ये तो तब होगी जब आप इन्वेस्ट अभी कर रहे हैं। अगर आपने आज से 5 साल 10 साल पहले कोई इन्वेस्टमेंट किया था, SIP शुरू करी थी जो कि बंद हो चुका है, तो उसको आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? तो उसके लिए कई ऑप्शन है। एक ऑप्शन ये है कि आपके पास NSDL की तरफ से कंसोलिडेटेड अकाउंट स्टेटमेंट आता है, और उसको आप पढ़ेंगे तो उसमें आपके सारे म्यूचुअल फंड फोलियोज नंबर लिस्टेड होते हैं। और जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, मैंने हाईलाइट किया है कि कोटक स्मॉल फंड डायरेक्ट प्लान। तो अगर आपका इन्वेस्टमेंट डायरेक्ट प्लान में जा रहा है तो डायरेक्ट प्लान लिखा हुआ आएगा, अदरवाइज रेगुलर प्लान लिखा हुआ आएगा। दूसरा ऑप्शन ये है, अगर आपने म्यूचुअल फंड सेंट्रल पे अपना प्रोफाइल बना रखा है, तो वहाँ पे आप लॉगिन कीजिए और देखिए जो आपका इन्वेस्टमेंट किसी भी म्यूचुअल फंड कंपनीज के साथ है, तो वहाँ पे भी आपको ये दिखाएगा कि रेगुलर प्लान में आपका पैसा जा रहा है या फिर डायरेक्ट प्लान में पैसा जा रहा है। सो हमने अभी तक प्रॉब्लम की बात की, अब सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। अगर आप कोई नया इन्वेस्टमेंट शुरू करना चाह रहे हैं, तो आपको सिंपली इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करते समय डायरेक्ट प्लान चूज करना है, रेगुलर प्लान को टच नहीं करना। और ये बहुत सिंपल है, आप खुद से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं म्यूचुअल फंड कंपनी के इन्वेस्टमेंट पोर्टल वेबसाइट पे जाके। मुश्किल से 10-12 फील्ड में डेटा डालने होते हैं आपके बारे में, आपके पैन नंबर एक्सेट्रा, कितने पैसे का इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, SIP करना चाहते हैं, और वो शुरू हो जाता है। उसके लिए आपको किसी की ज़रूरत नहीं है, आप खुद से ये कर सकते हैं अगर आपके पास कंप्यूटर का एक्सेस है, आपके पास इंटरनेट अवेलेबल है। तो नए इन्वेस्टमेंट में आप ऐसे बच सकते हैं।
अगर आपका कोई पहले से इन्वेस्टमेंट चलता आ रहा है, एसआईपी कंटिन्यू है या फिर एसआईपी बंद हो चुकी है, तो उसमें आप इसको रोक सकते हैं, इस मिस्टेक को करेक्ट कर सकते हैं, फिक्स कर सकते हैं। आपको प्लान स्विच करने का रिक्वेस्ट देना होगा अपने म्यूचुअल फंड कंपनी को। अगर आपके पास ऑनलाइन अकाउंट है तो आप सिंपली उस म्यूचुअल फंड कंपनी के पोर्टल पे जाइए, लॉगिन कीजिए और स्विच फंड का ऑप्शन चूज कीजिए और वही म्यूचुअल फंड, चाहे वो मिड कैप हो, स्मॉल कैप हो, फ्लेक्सी कैप हो, सेम फंड में आप रेगुलर प्लान से डायरेक्ट प्लान में स्विच कर सकते हैं। अगर आपके पास ऑनलाइन एक्सेस नहीं है तो म्यूचुअल फंड कंपनी पेपर बेस्ड फॉर्म भी अवेलेबल कराती है। आप उसको फॉर्म को फिल करके जो भी इंस्ट्रक्शन उस पर लिखा हुआ है उसे सबमिट कर सकते हैं, सेंड कर सकते हैं म्यूचुअल फंड कंपनी को और वो प्रोसेस करके आपको बता देंगे। अब डायरेक्ट प्लान और रेगुलर प्लान के बारे में कुछ मिथ भी है, या फिर जो डिस्ट्रीब्यूटर का काम करते हैं वो रेगुलर प्लान बेचने के लिए कुछ मिस इन्फॉर्मेशन लोगों के साथ शेयर करते हैं। पहली बात यह है कि रेगुलर प्लान अलग तरीके से मैनेज होता है। ये बिल्कुल गलत बात है। रेगुलर प्लान या डायरेक्ट प्लान किसी भी एक स्कीम का, म्यूचुअल फंड स्कीम का सेम तरीके से मैनेज होता है, सेम फंड मैनेजर उसको मैनेज करता है। नंबर ऑफ स्टॉक्स किस रेशियो में होगा, कौन कौन सा स्टॉक होगा, ये सब कॉमन होता है। एक्चुअली में रेगुलर प्लान इसलिए ही म्यूचुअल फंड कंपनी लॉन्च करती है ताकि उनके डिस्ट्रीब्यूटर को जो कमीशन पे करना है वो म्यूचुअल फंड कंपनी को अपने पॉकेट से ना देना पड़े, हमारे आपके जैसे इन्वेस्टर कस्टमर उस कमीशन को पे करें। एक सिंपल सा मकसद ये होता। और मैं एज एन इन्वेस्टर अगर हम उस चीज़ को बचा सकते हैं तो हमको डेफिनेटली बचाना चाहिए, और यही चीज़ मैंने आपके साथ शेयर करी है कि आप कैसे उसको बचा सकते हैं। जब आप एग्जिस्टिंग फंड को स्विच करने के बारे में सोचते हैं तो आपको कुछ बातों को ध्यान रखना चाहिए। पहली चीज, एग्जिट लोड। म्यूचुअल फंड में लगभग, इक्विटी म्यूचुअल फंड में 1 साल का लॉकिंग पीरियड होता है। आपके पुराने इन्वेस्टमेंट को अगर आप 1 साल से पहले किसी दूसरे स्कीम में या फंड में स्विच करते हैं तो वो 1% के आसपास का एग्जिट लोड लेते हैं। तो आपको इसका ध्यान रखना है कि वो 1% पे नहीं करना है, आपको वेट करना है जब 1 साल का ड्यूरेशन पूरा हो जाए, उसके बाद इसको स्विच करना है। उससे 2 फायदे होंगे। पहला तो आपको एग्जिट लोड नहीं लगेगा, दूसरा टैक्स के फ्रंट पे आप लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स पे करेंगे विच इज 12.5%। नहीं तो 1 साल से पहले अगर आप करते हैं तो 20% का शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ेगा। और आप ये ना सोचें कि आप टैक्स पे कर रहे हैं। टैक्स आपको वन टाइम पे करना पड़ेगा अभी, अगर आप मनी विड्रॉ करते हैं, डिपेंडिंग ऑन कि आप किस टैक्स स्लैब में आते हैं और आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट क्या है। लेकिन अगर आप लंबे वक्त के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं तो ये काफ़ी डिफरेंस क्रिएट करता है। सो आपको ये एक्शन लेना चाहिए आपके करंट इन्वेस्टमेंट पे, और फ्यूचर इन्वेस्टमेंट में डेफिनेटली डायरेक्ट प्लान के साथ जाना चाहिए, ना कि रेगुलर प्लान के साथ। आई होप मैंने आपके साथ ये जो इन्फॉर्मेशन शेयर किया है, जो स्टेप्स शेयर किए हैं, इसको फॉलो करके आप अपने पैसे को बचाएंगे। अपने इन्वेस्टमेंट पे जो रिटर्न आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं उसको बढ़ाने के बारे में सोचेंगे। एंड ये जो 1 and 2% का जो कमीशन आप किसी को दे रहे हैं फॉर नथिंग, उसके बदले में आपको कोई सर्विस नहीं मिल रहा, उसको बचा के आप अपने रिटर्न को इंक्रीज करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ कमेंट करें, शेयर करें दूसरे लोगों के साथ जो इसको देख के समझ के फ़ायदा कर ले सकते हैं। एंड अगेन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।